भारत में आपने देखा होगा कि 1990-1991 में कांग्रेस ने एलपीजी निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण की नीति को लागू किया। तो ब्राह्मणों ने जो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो पॉलिसी लाई, तो ब्राह्मणों के दिमाग में ये पहले ही था कि हम लोगों को, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को प्रशासन से बेदखल करना है, इसके लिए हमें एलपीजी लाना है। ये ब्राह्मणों का तो डिसाइडेड था। लेकिन क्या वो ऐसा कहकर एलपीजी की पॉलिसी को लागू कर सकते थे कि हम आप लोगों को, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को प्रशासन से बेदखल करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग एलपीजी ला रहे हैं? जैसे वो वर्ण व्यवस्था नहीं कर सकते थे लागू, कि आपको गुलाम बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था ला रहे हैं, वैसे एलपीजी भी वो ऐसा कहकर नहीं ला सकते थे कि आपको प्रशासन से बेदखल करने के लिए हम एलपीजी ला रहे हैं, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नीति ला रहे हैं। तो ऐसा वो नहीं कर सकते थे। लेकिन दिमाग में तो यह था कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को प्रशासन से बेदखल करना है। तो बेदखल करने के लिए फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने निजीकरण, भूमंडलीकरण की नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए लोगों का व्यू निजीकरण के समर्थन में बनाना शुरू किया। तो निजीकरण के समर्थन में व्यू बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सरकारी ऑफिसेस और सरकारी कर्मचारियों की बदनामी करना शुरू की। अगर आप उस समय का मीडिया अगर देखेंगे तो मीडिया में ये बातें बताई जाती थी, इसका प्रचार किया गया कि सरकारी कर्मचारी कामचोर होते हैं, सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी 12-12 बजे ऑफिस में आते हैं, 4 बजे वापस घर चले जाते हैं, सरकारी कर्मचारी चाय पीने के लिए जाते हैं, 1-1 घंटे तक आते ही नहीं है, सरकारी कर्मचारी कोई काम नहीं करते हैं, ये सरकार के ऊपर बोझ बने बैठे हुए हैं, इतनी मोटी मोटी सैलरी लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। ये प्रचार किया गया समाज में। तो समाज का ये व्यू बना कि हाँ, सरकारी इसमें तो काम बराबर होता नहीं है, बहुत समय लगता है, सरकारी डिपार्टमेंट में काम वाम तो होते नहीं है बराबर। ये व्यू पहले लोगों का बनाया। फिर सेकंड क्या किया उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़िया होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां आएगी, फिर उन कंपनियों के बीच में कंपटीशन होगा, कंपटीशन होने से रेट कम होंगे, रेट कम होने से कस्टमर को फायदा होगा, इसीलिए निजीकरण होना चाहिए, कंपनियों में कंपटीशन होना चाहिए। ये प्राइवेटाइजेशन के समर्थन में उन्होंने तर्क दिया। फिर उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में अगर काम करते हैं तो 10-10 साल, 15-15 साल बाद प्रमोशन होता है, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, आपकी योग्यता के आधार पे होता है। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी पे लग गए और आपने 1 साल में परफॉर्मेंस दिखा दिया, अगले साल आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर आज 10,000 पेमेंट है, सीधे 50,000 हो जाएगी। तो रिजल्ट लाके दिखाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर सकते हैं। ये प्रचार किया गया। तो ये जब प्रचार किया गया तो उस समय 91 में बामसेप ने एलपीजी के विरोध में जब ये कार्यक्रम अभियान चालू किया कि ये हमारे लोगों को प्रशासन से बेदखल करने का षड्यंत्र है, तो हमारे लोग हमसे कहने लगे कि प्राइवेट सेक्टर में काम करना तो अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर आना चाहिए, क्योंकि इससे रेट कम हो जाएंगे, इससे योग्यता के आधार पर नौकरियां लगेगी, इससे जो जितना परफॉर्मेंस दिखाएगा उसकी उतनी पेमेंट मिलेगी, उसका फटाफट प्रमोशन हो जाएगा। और आप लोग निजीकरण का विरोध करते हैं। जब उनको कहा गया कि ये तो आरक्षण खत्म करने के लिए लाई गई पॉलिसी है, तो नहीं, आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है, प्राइवेट होना चाहिए लेकिन आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है। हमारे लोग हमको ही बोलते थे उल्टा, बामसेप के कार्यकर्ताओं को। बामसेप ने प्राइवेटाइजेशन के विरोध में जनजागरण अभियान चला रखा था, तो उस समय समझ में नहीं आई। जब ये समझ में नहीं आई उस समय, तो ये माहौल ब्राह्मणों ने एलपीजी के समर्थन में अनुकूल वातावरण निर्माण करने के लिए ये सारी बातें उन्होंने की, सरकारी कर्मचारियों को बदनाम किया।
ताकि प्राइवेट सेक्टर के समर्थन में वातावरण निर्माण हो सके। और प्राइवेट सेक्टर की खासियतें और बड़ा चढ़ाकर उनकी बातें बताना शुरू कर दिया। फिर भी उतना समर्थन नहीं, एकदम से नहीं लागू किया जा सकता था, समर्थन में माहौल जरूर बनाया था। तो फिर ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने निजीकरण को लागू करने के लिए, ब्राह्मणों का उद्देश्य आरक्षण खत्म करना था, लेकिन जमीनी स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया के तहत बहुजनों का समर्थन हासिल करना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहला कदम उठाया और उन्होंने कहा कि जो सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही है, हम केवल उसका निजीकरण करेंगे, दूसरी कंपनियों का नहीं करेंगे। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो जो सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही है उसका निजीकरण करेंगे, क्योंकि वो कंपनियां ऑलरेडी घाटे में चल रही है, सरकार को उसका बोझ उठाना पड़ता है और वो घाटा सहन करना पड़ता है। तो वो घाटे में चल रही कंपनी को अगर हम बेच देते हैं, उसके शेयर बेच देते हैं या वो कंपनी बेच देते हैं, तो बेचने से सरकार को पैसा आएगा और सरकार से हम लोगों के कल्याण के ऊपर उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। तो लोगों को लगा ये तो अच्छी बात है, घाटे में जाने वाली कंपनी को बेच रहे हैं तो अच्छी बात है, तो सरकार के ऊपर बोझ बनी बैठी हुई है घाटे में जाने वाली कंपनी। पहला स्टेप, घाटे में जाने वाली कंपनी का निजीकरण करेंगे। उद्देश्य आरक्षण खत्म करना, ब्राह्मणों का उद्देश्य आरक्षण खत्म करना, लेकिन जमीनी स्तर पे क्या कहा? घाटे में जाने वाली कंपनी का निजीकरण करेंगे। तो हमारे लोगों ने भी कहा ये तो अच्छी बात है, समर्थन दे दिया। फिर सेकंड स्टेप उन्होंने उठाई, जो कंपनियां फायदे में जा रही थी या नो लॉस नो प्रॉफिट में भी थी, उनको घाटे में शो किया, जानबूझकर घाटे में शो किया और घाटे में शो कर फिर प्राइवेट कर दिया। तो कुछ लोगों में ये बात चली कि ये तो कंपनी फायदे में जा रही थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इतने साल से फायदे में भलाई जा रही थी, लेकिन इस साल तो घाटे में गई ना, तो ये बोझ हम थोड़ी उठा सकते हैं, तो बेच दो इससे अच्छा। तो हमने बेच दिया। तो ये जो निजीकरण की प्रक्रिया है, इसको समर्थन मिले, इसके लिए ये सारे रास्ते अपनाए गए। तो घाटे में जाने वाली कंपनी का निजीकरण करेंगे ये कहा, फिर फायदे में जाने वाली कंपनी को घाटे में दिखाया, फिर निजीकरण किया। और जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने क्या किया? उसने फायदे में जाने वाली कंपनी का भी निजीकरण किया। तो तब लोगों का दिमाग ठनका, अरे ये तो कह रहे थे ये घाटे में जाने वाली कंपनी का निजीकरण करेंगे, वो सरकार के ऊपर बोझ है। अब जो कंपनियां फायदा दे रही है उसका निजीकरण क्यों कर रहे हैं? वो तो गवर्नमेंट को पैसा कमा के दे रही है, फिर वो फायदे में जाने वाली कंपनी का भी निजीकरण क्यों कर रहे? तब फिर लोगों का दिमाग ठनका और तब लोगों को फिर बामसेप की याद आई कि बामसेप के लोगों ने 91 में ही ये बताया था कि एलपीजी यह आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र है, हमारे लोगों को प्रशासन से बेदखल करने का षड्यंत्र है। तो जब फायदे में जाने वाली कंपनियां थी, उन फायदे में जाने वाली कंपनी का निजीकरण करना शुरू कर दिया। तब हमारे लोगों का दिमाग ठनका और उनको समझ में आया। और उसमें भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया था, लेकिन जो इस क्षेत्र में थे तो उनको ये बात समझ में आई। और समझ में आई तो समझ में आने पर बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने एक और मुद्दा खड़ा किया। वो चुनाव से रिलेटेड मुद्दा था। चुनाव में शेड्यूल कास्ट के लोगों के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के वोट चाहिए थे। उन्होंने एक और मुद्दा उछाल दिया और मुद्दा ये था कि निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए। जब ये मुद्दा उछला तो भारत के कई सारे लोग, कई सारे छोटे छोटे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के संगठन, उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया, निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। तो उस समय बामसेप ने एक विषय निकाला था। वो विषय था कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करना निजीकरण का ही समर्थन करने के बराबर है। तो भारत के बहुत सारे लोगों ने बामसेप का विरोध किया था। मेरे ख्याल से बामसेप एक तरफ था और बाकी अधिकांश जो लोग थे वो एक तरफ थे।
और भामसेप के ऊपर आरोप करने लगे कि भामसेप के लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के आरक्षण का विरोध करते हैं। अगर निजी क्षेत्र में आरक्षण की हम मांग कर रहे हैं तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलने से समाज को फायदा होगा, और ये भामसेप के लोग विरोध करते हैं। और भामसेप के लोगों ने ये विषय बनाया कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करना निजीकरण का समर्थन करने के बराबर है। तो तब भामसेप के लोगों ने, उस समय बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन निर्माण हो गई थी, भामसेप को 6-6 घंटे के कैडर लगाने पड़े। उसमें आरक्षण का इतिहास और समय समय पर उस आरक्षण के विरोध में ब्राह्मणों द्वारा किया गया षड्यंत्र, ये सारा 6-6 और 8-8 घंटे का कैडर लगा के लोगों को समझाना पड़ा। और फिर अंततः हमने, भामसेप के लोगों ने, मेश्राम साहब ने यह भी कहा था कि अगर निजी क्षेत्र में आपको आरक्षण मिल जाता है तो हमें क्या परेशानी है, हमारे लोगों को आरक्षण मिल रहा है। लेकिन प्रश्न तो यह है कि अगर उन लोगों को, ब्राह्मणों को निजी क्षेत्र में ही अगर आरक्षण देना होता तो गवर्नमेंट सेक्टर का आरक्षण खत्म क्यों करते, उसका निजीकरण क्यों करते? तो हम तो पहले से बता रहे हैं कि वो अगर निजीकरण कर रहे तो आरक्षण खत्म करने के लिए कर रहे हैं। तो जो लोग आरक्षण खत्म करने के लिए निजी क्षेत्र का अपना सरकारी क्षेत्र का निजीकरण कर रहे हैं, वो निजी क्षेत्र में आपको आरक्षण कैसे देंगे? ये घटनाक्रम चल ही रहा था तो कुछ पूंजीपति लोगों ने, कंपनी के मालिकों ने कहा कि अगर सरकार हमारे ऊपर दबाव बनाती है कि निजीकरण में आरक्षण, निजी कंपनियों में आरक्षण दिया जाए, तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम SC ST OBC के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि वो लोग अपने घरों में बैठे रहे, वो अपने घरों में रहे, हम पेमेंट उनके घर पहुंचा देंगे, लेकिन अपनी कंपनी में उनको जॉब नहीं देंगे या आरक्षण लागू नहीं करेंगे। तो बाद में बात सिद्ध हो गई कि वो केवल उचकाने का कार्यक्रम था, आरक्षण देना लेना देना कुछ था नहीं। तो इन 2 उदाहरणों से मैं ये बताना चाहता हूं कि ब्राह्मणी षड्यंत्र का जो मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म ऐसा है कि ब्राह्मण तो षड्यंत्र करता है, वो पॉलिसी षड्यंत्र के लिए बनाता है। वर्ण व्यवस्था की पॉलिसी बनाई, वो हमारे खिलाफ में षड्यंत्र था। निजीकरण LPG की पॉलिसी बनाई, हमारे खिलाफ में षड्यंत्र था। लेकिन जब जमीनी स्तर पर वो लागू करता है तो लागू करने के लिए वो हमारे लोगों का समर्थन हासिल करता है, और समर्थन हासिल करने के लिए हमको झूठी बातें बताता है। वर्ण व्यवस्था के समय समर्थन हासिल करना था हमारे लोगों का, तो उन्होंने कहा गुण और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था लागू करेंगे, 4 साल के लिए केवल वर्ण व्यवस्था लागू करेंगे। बाद में उसको जीवन पर्यंत कर दिया, और बाद में जैसे उनके पास अनुकूल परिस्थितियां निर्माण हो गई तो उन्होंने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था कर दी, गुण और कर्म हवा में उड़ गए। तो ऐसा नहीं था कि जब 4 साल के लिए वर्ण जो पहला चरण जो उन्होंने अपनाया था, तब के ब्राह्मण ये नहीं जानते थे कि आगे चलकर जन्म आधारित करेंगे, ऐसा नहीं था। पहला चरण जब अपनाया था तब के ब्राह्मण भी जानते थे कि हमें जन्म के पर आधारित वर्ण व्यवस्था स्थापित करनी है, और जब जन्म पे आधारित वर्ण व्यवस्था पर स्थापित करने का काम किया, वो ब्राह्मण भी जानते थे। और पहला चरण जब शुरू किया गया, वो ब्राह्मण भी जानते थे कि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था लागू करना है, लेकिन शुरुआत जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था से नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने गुण कर्म का नाम लिया। और गुण कर्म का नाम लेके हमारे लोगों को मिस गाइड या बरगला के या झूठी बातें कहकर या फ्लेक्सिबिलिटी अपना के हमारे लोगों का समर्थन हासिल किया। और अनुकूल परिस्थितियां, जब ब्राह्मणों की अनुकूल परिस्थितियां निर्माण हो गई, तो उसी वर्ण व्यवस्था को जो गुण और कर्म के आधार पर पहले चरण में थी, उसको तीसरे चरण में उन्होंने जन्म के आधार पर कर दिया, जिससे ब्राह्मणों को लाभ ही लाभ। इसी तरह निजीकरण भूमंडलीकरण का जब मैटर आया, तो शुरू में उन्होंने कहा कि हम घाटे में जाने वाली कंपनी का निजीकरण कर रहे हैं, और जब निजीकरण को हमारे लोगों ने समर्थन दिया, फिर कुछ लोगों ने समर्थन दिया, समर्थन देते 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 समर्थन मिल गया, तो मिलने के बाद उन्होंने फायदे में जाने वाली कंपनी का भी निजीकरण किया। फिर LPG के आगे का स्टेज SEZ लाया, उसके आगे का स्टेज
हायर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अभी किसानों का मामला चल रहा है। तो 91 में ये बात हमारे लोगों को क्यों नहीं समझ में आई थी? क्योंकि इस मैकेनिज्म को जानते नहीं थे। तो इस मैकेनिज्म को समझने के लिए, या हमको इसे समझना है ताकि इस ब्राह्मणी षड्यंत्र को कैसे समझा जाए। मान लो बामसेप नाम का षड्यंत्र नहीं, बामसेप नाम का संगठन नहीं है, मान लीजिए, और ये सारी नीतियां ब्राह्मणों ने लाई, तो हम लोग उसको कैसे समझेंगे? हमारे पास में क्या तरीका है समझने का? चलो बामसेप ने कार्यक्रम लगाए, उन्होंने समझाया था, हमको समझ में नहीं आया, ये सब बातें ठीक है। मान लो बामसेप नाम का संगठन नहीं होता और ब्राह्मण हमारे खिलाफ में सारे षड्यंत्र तो करते, फिर हम लोग इस षड्यंत्र को कैसे समझते? अगर नहीं समझते तो गर्त में जाना है। और अगर समझना है, समझते हैं, तो समझने के लिए कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखना जरूरी है, जो मैंने आइडेंटिफाई की। बेसिक बातें यह है कि पहला इस बात को आत्मसात कर लेना चाहिए संपूर्ण मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने कि ब्राह्मण विदेशी है। डीएनए के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि ब्राह्मण विदेशी है, और विदेशी ब्राह्मण मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए प्रत्येक कार्य करता है, प्रत्येक पॉलिसी बनाता है, प्रत्येक षड्यंत्र करता है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे फायदे के लिए है, लेकिन वो एक्चुअल में हमें गुलाम बनाने का तरीका होता है। इसलिए इस पहली बात को तो बिल्कुल दिलो दिमाग में आत्मसात कर लेना चाहिए कि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। 4000 साल का इतिहास है, तो इस डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी, ये पहली बात हमने समझ लेना चाहिए। दूसरा, जब ब्राह्मण विदेशी है तो वो बहुजन समाज के लोगों को, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने के लिए छल कपट सारी चीज़ों को अपनाएगा, धोखाधड़ी को अपनाएगा, धोखेबाजी करेगा। ये 4000 साल का हमारे सामने इतिहास है, सारा धोखेबाजी का इतिहास है। इसको हमने समझ लेना चाहिए। तीसरा, हम लोगों ने अपने मूल निवासी महापुरुषों ने जो जानकारी दी, जो इतिहास की पुनर्रचना की, उसकी जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। कुछ बेसिक इतिहास की जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए ताकि उनके षड्यंत्रों को समझा जा सके। इतिहास में पीएचडी नहीं करना है, लेकिन बेसिक नॉलेज तो हमारे पास में होना चाहिए हमारे समाज के इतिहास का, जो हमारे महापुरुषों ने लिख के रखा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने, सबसे अधिक लिटरेचर तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख के रखा है, उसका अध्ययन होना चाहिए, इतिहास का अध्ययन होना चाहिए। जब ये 2-3 बातें हम आत्मसात करेंगे तो हमें ब्राह्मणी षड्यंत्र समझने में समय नहीं लगेगा। इन चीजों को समझना होगा। और इसके बाद भी अगर ये सब भी अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है, किसी को मानना है तो मान सकते हैं, नहीं मानना है तो नहीं मान सकते हैं। इन सब के बाद भी अगर हमें ब्राह्मणी षड्यंत्र षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है तो बामसेप ऐसा संगठन है जो पिछले 40-45 साल से कार्य कर रहा है, और प्रत्येक पॉलिसी जो ब्राह्मणों ने बनाई वो मूल निवासी बहुजन समाज के खिलाफ में कैसे षड्यंत्रकारी है, वो कैसा षड्यंत्र किया जा रहा है, उससे हम लोगों को कैसा नुकसान होगा, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को। बामसेप जो कहता है उस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब 40-45 साल हो गए और कितना टेस्ट लेंगे बामसेप का? 40-45 साल से देख रहे हैं कि उन्होंने जो जो षड्यंत्र बताए वो सब साबित हो रहे हैं। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद अब लोगों को दिखाई दे रहा है। तो बामसेप का जो सोचने का, समझने का, वो पूर्वानुमान का, और जो दूरदृष्टि बामसेप के कार्यकर्ता या बामसेप के नेतृत्व के पास में है, उन्हें ये सारा ब्राह्मणी षड्यंत्र समझ में आता है, जानकारी होती है। हम आम लोगों के पास वो जानकारी नहीं होती है। हम चलो उस बात को
उस लेवल पे नहीं समझ सकते, लेकिन अगर बामसेप के नेतृत्व द्वारा या बामसेप के कार्यकर्ताओं द्वारा अगर वो षड्यंत्र समझाया जा रहा है और तर्क देकर समझाया जा रहा है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, तर्क के साथ स्वीकार करना चाहिए, बुद्धि के साथ स्वीकार करना चाहिए, विज्ञान संगत आधार पर स्वीकार करना चाहिए, जो तथागत बुद्ध ने कहा। तो बामसेप जो है वो तर्क के आधार पर, बौद्धिक आधार पर, प्रायोगिक आधार पर हर तरीके से समझाता है। तो समझाने पर उस षड्यंत्र, वो जो षड्यंत्र किया जा रहा है वो षड्यंत्र वाकई में षड्यंत्र है और उसमें हमने शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि उस षड्यंत्रों को रोकने के लिए हम लोगों ने काम करना चाहिए, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर सेल्फ स्टडी या इतिहास की जानकारी या पूर्वानुमान और दूरदृष्टि अभी हमारे पास में नहीं है तो हमारे सीनियर कार्यकर्ता जो ब्राह्मणी व्यवस्था से लड़ रहे हैं, बहुजन समाज के गुलामी से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस बात को स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, 91 में बामसेप ने निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण के ऊपर समझाया, उस समय हमारे कान में जू भी नहीं रहेंगी। फिर 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, और जब आपके डिपार्टमेंट के ऊपर टाइम आया तब निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। जब 91 में समझाया था तब बामसेप की सुनने को तैयार नहीं थे। अभी मध्य प्रदेश में एमपीबी के इंजीनियर्स जो है वो 20-22 संगठन और मिलकर वो एमपीबी का जो निजीकरण किया जा रहा है उसका विरोध करेंगे बोल रहे। तो ये अभी का थोड़ी है, ये तो 91 से शुरू हुआ, उसी समय विरोध करना चाहिए था, वहां से शुरुआत होनी चाहिए थी। और जो वाकई में लड़ाई लड़ रहा है उसको अपना बुद्धि, हुनर, समय, श्रम, पैसा देना चाहिए था, तब जाके ये मामला हल होता। इसलिए साथियों, ये जो आज का विषय था कि आखिर ब्राह्मणी षड्यंत्र का मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म सिंपल है, जो उन्होंने प्राचीन भारत से लेकर आज तक अपनाया हुआ है, वो है हमारे लोगों का ब्राह्मणी षड्यंत्र के समर्थन में मानसिकता बनाना। और वो मानसिकता बनाने के लिए झूठी बातें, झूठी अफवाहें और झूठे तर्क वो लोग हमारे समाज में बड़े पैमाने पर प्रचार करते हैं, जिसकी वजह से हमारा समाज उस षड्यंत्र को नहीं समझ पाता है और उसके समर्थन में हो जाता है। जब वो षड्यंत्र बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावशाली हो जाता है, जब हमारे लोगों को उस बड़े पैमाने पर नुकसान उसका दिखाई देता है, तब हमारे लोगों की आंखें खुलती है। तो ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को ब्राह्मणों द्वारा जो भी पॉलिसी लाई जाती है उस पॉलिसी के संदर्भ में अध्ययन करके हमने इसे देखना चाहिए। तो ये मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ब्राह्मणी षड्यंत्र समझने के लिए किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी, आपको स्वयं ही ये ब्राह्मणी षड्यंत्र दिखाई देगा, समझ में आएगा। तो आज इस विषय पर ब्राह्मणी षड्यंत्र का मैकेनिज्म है, इसके 2 महत्वपूर्ण फैक्टर कि वो अनुकूल वातावरण निर्माण करते हैं, बहुजन समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ में संपर्क और संवाद बनाते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग करते हैं। ये उनके 2 हथियार है महत्वपूर्ण। इस टॉपिक के आधार पर, ब्राह्मणी मैकेनिज्म के आधार पर, ब्राह्मणी षड्यंत्र का जो मैकेनिज्म होता है उसे मैंने जितना विचार, मंथन, चिंतन किया वो बात मैंने आपके सामने शेयर की है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बामसेप द्वारा जो ब्राह्मणी षड्यंत्र को समझाया जाता है, उजागर किया जाता है, उसको समझने का, उसे स्वीकार करने का प्रयास करेंगे। और मेरी ये दिली आशा रहेगी कि हमारे बहुजन समाज के लोग इतना बुद्धिजीवी हो जाए, इतने प्रबुद्ध हो जाए कि वे ब्राह्मणी षड्यंत्र को स्वयं सेल्फ एनालिसिस करके समझ सके और उस ब्राह्मणी षड्यंत्र के विरोध में स्वयं होकर उसका विरोध करे, प्रतिकार करे और इस आंदोलन में
ताकि जो ब्राह्मणों द्वारा जो हमें गुलाम बनाया गया है, इसके विरोध में जो आज़ादी का आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आज़ादी के आंदोलन में अपना बुद्धि, हुनर, समय, श्रम और पैसा इसका योगदान देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।